लॉकेट जा चुका है राजवंशी। मृगांका के शब्द सुनकर सम्रज काफी हैरान था। वो सोच में पड़ चुका था कि मृगांका वहां उसे मारने के लिए आई थी या बचाने के लिए। उसे याद आया कि वो लॉकेट पहनाते वक्त उसके दादाजी ने उसे बताया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो लॉकेट अपने गले से मत उतारना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन अब वो लॉकेट जा चुका था, अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। अगले दिन जंगल के बीचों बीच बना वो बड़ा सा घर खूब चमक रहा था। सुबह हो चुकी थी, लेकिन जंगल में अभी भी धुंध फैली हुई थी, इसीलिए उस घर की सारी लाइट्स अभी भी ऑन थी। उस घर को आने वाला रास्ता पूरा पत्थरों से बना हुआ था और वो घर एक मंजिला ही था, लेकिन दाईं तरफ की छत बाकी के घर की छत के मुकाबले एक मंजिल ज्यादा ऊंची थी। ज्यादातर घर पत्थरों और लकड़ी के बने हुए थे। उसके ऊपर त्रिकोणीय छत थी जो कि गहरे नीले पत्थरों की बनाई गई थी। शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां उसको और भी ज्यादा खूबसूरत बना रही थी। इसी घर के ठीक सामने एक बड़ी सी लकड़ी की तख्ती लगी हुई थी जिस पर चमकते सुनहरे शब्दों में लिखा गया था, एस लेने। इसी घर के एक बड़े से कमरे में सम्रज आराम से सो रहा था, लेकिन तभी उसकी आंखें कसकर भींच गईं। उसने सफेद चादर को कसकर पकड़ लिया। आज फिर सम्रज वहीं पानी के ठीक बीच खड़ा था। वो वहां से हिल नहीं पा रहा था और उसके सामने खड़ी थी वो। उसने काले कपड़े पहन रखे थे और उसके हाथ बाहें खून से रंगी हुई थी। उसके ठीक पीछे खून से लथपथ लाशें तैर रही थी। सम्रज ने भागने की कोशिश की पर बेकार। इसी बीच वो मुस्कुरा दी तो उसके वो नुकीले दांत चमक उठे। उसके हाथ के नाखून लंबे हो गए जो काले थे। उसने अपना मुंह खोला और सम्रज पर झपट पड़ी। झटके से सम्रज की आंखें खुल गई। उसने हांफते हुए अपने चेहरे पर हाथ रख लिया और कहा, फिर वही सपना। कैसा सपना? एक हल्की ठंडी सी आवाज आई तो सम्रज एकदम से चुप हो गया। उसने पलट कर देखा तो एक सफेद रंग की खुली सी शर्ट और साथ में काले रंग की ट्रैक पैंट पहने हुए सामने खड़ा एक व्यक्ति उसी को घूर रहा था। उसके हाथ में एक किताब थी, द सीक्रेट हिस्ट्री। सम्रज एकदम से चीखते हुए उठ बैठा। उसने घबराते हुए कहा, तुम कौन हो और मेरे घर में क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, उस व्यक्ति ने बिना किसी भाव से कहा तो सम्रज अपनी पलकें झपकाते हुए उसकी तरफ देखने लगा। उसने आसपास नजरें घुमाई तो सच में ये उसका कमरा नहीं था। फिर वो कुछ देर के लिए शांत हो गया और सोचने लगा कि कल रात आखिर हुआ क्या था। उसे कुछ याद आया और कल रात का पूरा दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम गया। जब वे लोग ऑफिस में बैठे थे तभी एक कॉल आने के बाद वो सनी और भावनी के साथ एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकला था। तभी सनी ने कहा, मतलब ये कि माना हम लोग फेमस एक्टर आरिद के पीछे आए हैं, वो ड्रग्स लेता है। आज हमारे पास शायद प्रूफ भी आ जाए, लेकिन मेरे भाई हम लोग किसी बड़ी प्रॉब्लम में भी आ सकते हैं ना। सोच कि अगर वो यहाँ आकर ड्रग माफिया से मीटिंग कर रहा हो। उसकी बात सुनकर सम्रज ने बड़ी लापरवाही से कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि आरिद यहाँ आकर ड्रग माफिया से झगड़ा कर रहा होगा। तो सनी चौंकते हुए बोला, झगड़ा? वो झगड़ा क्यों करेगा? लेकिन सम्रज के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, क्योंकि आरिद ड्रग्स नहीं लेता। इट वॉज हिज मैनेजर एंड उसी की सारी कारस्तानियों के कारण आरिद गिल फंस गया। आरिद ने काफी सारी कोशिश की कि एलिगेशन को क्लियर कर सके, लेकिन तुम्हें वो डायरेक्टर याद है, मंजूर तिवारी? सनी ने एकदम से कहा, वही जो लड़कियों को जबरदस्ती अपनी मूवी में छोटे कपड़े पहनाता है और जबरदस्ती रोमांटिक भी नहीं, एडल्ट सीन डालता है। हाँ वही, सम्रज ने कहा। तभी सनी ने कहा, अरे एक नंबर का दमन दूतिया इंसान है वो। पिछली बार उसने इंडियन आर्मी पर कोई मूवी बनाई थी। भाई साहब, पूरी स्टोरी में बस हीरो हीरोइन किस करते रहे या फिर बर्फीले पहाड़ों पर गाना गाते रहे या फिर हीरो उसके बाप को शादी के लिए मनाता रहा। 2.5 घंटे की मूवी और साला एक बार उसने एक 47 चलाई यार, और साला एक बार उसने AK-47 चलाई यार। सम्रज मुस्कुरा दिया और आगे बोला, वेल, उसने ये मूवी इंडियन आर्मी को समर्पित की है। तभी सनी बोल पड़ा, बढ़ती हुई जनसंख्या को समर्पित करनी चाहिए मेरे हिसाब से, जिस हिसाब से सीन थे यार। सनी अब चिढ़ गया था। सम्रज ने बैग बाइक की सीट पर रखते हुए कहा, वेल, उसकी मूवी को आरिद ने ठुकरा दिया था, इसी वजह से मंजुल तिवारी उसके पीछे पड़ चुका है।
मंजुल का वैसे भी इंडस्ट्री में कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जो एक्टर उसकी बात नहीं मानता वो उसको ऐसे ही किसी केस में फंसा देता है। सनी की आंखों में कुछ समझने के भाव आए। फिर उसने एकदम से कहा, एक मिनट, तो मतलब हम यहाँ आरिद की चीजों को क्लियर करने आए? नहीं। कहते हुए समरज ने छोटा सा माइक्रो कैमरा अपनी जैकेट की जेब में लगा लिया और आगे बोला, हम लोग यहाँ पर मंजुल तिवारी की बैंड बजाने के लिए। सनी ने अपना सिर हिला दिया और बोला, साले तू ऐसा काम क्यों करता है? जैसे हम दोनों के पास 5-6 लाइफ लाइन्स हैं। तुझे पता है ना कि हम लोग पकड़े गए तो हम लोगों के साथ क्या क्या हो सकता है। तभी समरज ने चिंता से कहा, और तुझे पता है ना कि अगर हम लोगों ने कल की प्राइम न्यूज में सब कुछ बता दिया तो क्या क्या हो सकता है। आरिद डिप्रेशन में जा चुका है और ये लोग जो बिना कुछ जाने उसे ऑनलाइन हेट कर रहे हैं, इन बेवकूफों को नहीं पता कि आरिद की क्या हालत है। हम लोग तब पीछे हटते हैं जब बंदा मर जाता है। मैं नहीं चाहता कि ये जानते हुए भी कि मैं कुछ कर सकता हूँ मैं कुछ ना करूँ और किसी और की सजा किसी और को मिलने दूँ। उसकी बात सुनकर सनी बेचारा चुप हो गया। फिर उसने हल्की सी आवाज में कहा, अब तो इतना ज्यादा हिम्मत और न्याय और सत्य टाइप की बातें करेगा तो मुझे तो शर्म ही आ जाएगी ना। और शर्म के मारे चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने से अच्छा है कि मैं कम से कम अच्छा काम करके मरूं। इतना कहकर उसने भी अपना कैमरा लगा लिया। वहीं तब तक समरज ने अपना ब्लूटूथ लगा लिया था। उसने हल्की लेकिन सख्त आवाज में कहा, भानी कैमरा वर्क कर रहा है ना? तो भावनी ने जवाब दिया, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, लेकिन देखना कि तुम लोग अच्छे शॉट ले सको ताकि अगर तुम लोग मर भी गए को तो तुम्हारी ना इन्हीं हरकतों के कारण तुम्हारी हाइट नहीं बढ़ी, बता रहा हूँ मैं। तुमने कौन सा हाइट बढ़ाकर झंडे गाड़ लिए? बुद्धि तो अभी पैरों के तलवे में लिए घूमते हो तुम। भावनी ने आराम से जवाब दिया। समरज ने वहीं अपना सिर हिला दिया। हाँ, इन लोगों की कभी नहीं बनने वाली। सोचते हुए वो पलटा ही था कि दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। ओ शिट! कहते हुए समरज एकदम से पीछे हटकर बाइक के पास खड़ा हो गया। भावनी चौंक उठी। क्या हुआ, कोई दिखा? अरे नहीं रे, हमारे मासूम से समी का साहस कुत्ते की आवाज सुनकर पूरा धराशायी हो गया। सनी ने लापरवाही से कहा तो समरज ने उसे घूर कर देखा। सनी ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, भाई मेरे, वो कुत्ता बहुत ज्यादा दूर है और किसी भी कुत्ते का मुंह इतना लंबा नहीं होता कि वो तुझे इतनी दूर से काट सके, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। समरज तब तक संभल चुका था। उसने फिर अपनी जैकेट को सही करते हुए कहा, डर कौन रहा है? मैं डरता नहीं हूँ। उसकी कांपती हुई आवाज सुनकर सनी उसका मजाक उड़ाने लगा। हाँ, क्यों नहीं। अगर बस कुत्ते की तस्वीर भी तुझे दिख जाए तो तुझे बस थोड़ा सा पसीना ही तो आता है। कुत्ते की आवाज सुनते ही तू थोड़ा सा चीखता ही तो है, और बस जरा सा दिख जाए तो पागलों की तरह भागता ही तो है। इसे डर थोड़ी कहते हैं मेरे भाई, ये तो प्यार दिखाने का तरीका है तेरा ना। समरज ने तुरंत सफाई दी। देख, मैं डरता बरता नहीं हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मुझे कुत्ते कुछ खास पसंद नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए तो तू लास्ट अपार्टमेंट को इसीलिए आधी रात में छोड़कर भागा था, क्योंकि पड़ोसी के घर में रिश्तेदार अपने कुत्तों को लेकर आया था। इतनी नापसंदगी है ना तुझे? सनी ने एक बार फिर उसकी टांग खींची। समरज ने उसे घूर कर देखा और फिर कहा, लेट्स गो, हम लोगों को काम करना है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया तो वहीं सनी पीछे से गाना गाने लगा, Who lets the dogs out? वो। समरज का मन किया कि वो इस सनी को यहीं उठाकर पटक दे, लेकिन उसने अपने ऊपर नियंत्रण पा लिया। लेकिन कुत्ते की आवाज सुनकर वो सच में डर गया था। कितनी बार, पता नहीं कितनी ही बार सपने में उसने स्वयं को कुत्तों से घिरा पाया था। वो गुर्राते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और वो चीखता चिल्लाता था, लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाता था। और ये सपना उसे तब से आता था जब वो 7 साल का था। उस दिन से जब उसके मम्मी पापा की हत्या। नीचे हॉल में एक ड्रग डीलर मानिक था और उसके बगल में मंजुल तिवारी खड़ा था। अचानक से मंजुल ने एकदम से अपने सामने खड़े आरिद को एक और तमाचा मार दिया। आरिद हल्के से लड़खड़ा गया। उसने दोबारा पलटकर मंजुल की तरफ घूर कर देखा। आरिद वैसे तो मंजुल से लंबा था और उसकी उम्र भी अभी 28-29 साल की थी, लेकिन फिर भी वो मंजुल के तमाचों के सामने चुप था। आरिद दिखने में भी हीरो ही था। गोरा चिट्टा, मासूम भरी आंखें, काले घने बाल, गठीला शरीर और तनी हुई मांसपेशियां उसको और ज्यादा आकर्षित बनाती थी। लेकिन इस वक्त उसके चेहरों पर तमाचों और मुक्कों के निशान ज्यादा चमक रहे थे। मंजुल तिवारी ने आरिद की तरफ गुस्से से देखा और दमदार आवाज में बोला, साला, मुझे मना कर दिया फिल्म के लिए और अब तू मुझे फंसाने की धमकी दे रहा है। मैंने तुझे मना किया था ना कि तू कुछ नहीं करेगा मेरे बिना। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी मूवी के लिए मना करे।
मंजुल ने सीधा आरिद को धकेल दिया और आगे बोला, अगर मैंने तेरा करियर बनाया है तो मैं बिगाड़ भी सकता हूँ। बिगाड़ तो चुके हो तुम। मुझे झूठे ड्रग्स के केस में फंसा दिया और अब धोखे से मुझे यहाँ बुला लिया। क्या करना चाहते हो? वही जो तुम बाकियों को अपने पेंट हाउस में बुलाकर करते हो, है ना? आरिद ने तनकर कहा तो मंजुल ने उसे एक और मुक्का मार दिया। बस भी करो तिवारी, कितना मारोगे लड़के को? वैसे उस बेचारे का करियर तुम खत्म कर चुके हो, अब क्या बाकी रह गया? कहते हुए मानिक ने सिगरेट सुलगाकर धुआं छोड़ दिया। तभी मंजुल तिवारी आरिद की तरफ देखते हुए बोला, बहुत कुछ बाकी है। सुन बे तू आरिद गिल, हाँ ये बात सच है कि तेरे मैनेजर के जरिए मैंने वहाँ पर ड्रग्स रखवाई, लेकिन तू चाहे तो अभी भी मैं तुझे बचा सकता हूँ। बस एक रात तुझे मेरे साथ मेरे अपार्टमेंट में बितानी होगी। मंजुल की नजरों में अब हवस आ चुकी थी। आरिद ने पहले उसे घूरकर देखा और फिर दांतों को भींचते हुए कहा, भाड़ में जाओ तुम साले हरामी। कहते हुए मंजुल ने आरिद की गर्दन कसकर पकड़ ली और उसे दीवार से लगा दिया। आरिद ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस बीच तीसरी मंजिल पर समरज ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई थी। क्या घटिया लोग हैं ये। इसी बीच भागने की आवाज आई। पुलिस वहां पर 12 मिनट में पहुंच रही है। तुम्हारा कैमरा इससे पहले कि कॉन्फिस्केट हो, निकलो वहां से। समरज ने एक बार फिर आरिद की तरफ देखा। वो अभी भी पिट रहा था। समरज ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन में कहा, आई होप कि तुम पुलिस के आने तक टिके रहो। और वो उठा ही था कि उसका कान रेलिंग से टकरा गया और ब्लूटूथ रेलिंग से टकराता हुआ सीधा मानिक के कंधे पर जा गिरा। शिट, समरज के मुंह से निकला। वो अपनी जगह पर जम गया और इसी बीच मानिक की नजर ऊपर उठ गई। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं और वो चिल्ला उठा, पकड़ो उसको। सबने ऊपर की तरफ देखा। समरज एकदम से सरपट खिड़की की तरफ भागा, लेकिन वहां पर पता नहीं कहां से मानिक के लोग आ गए। मानिक ने अपना खंजर निकाल लिया और बोला, सब खत्म करना पड़ेगा नहीं तो हम सब लुक जाएंगे। और वो आरिद की तरफ बढ़ गया। वहीं समरज ने ये देखा और वो सीढ़ियों की तरफ लपका, लेकिन एक आदमी ने उसे एकदम से धक्का दे दिया। समरज संभाल नहीं पाया और सीधा रेलिंग से उल्टा हो गया और उसी वक्त उसका लॉकेट भी उसके गले से टूटकर तारकोल से भरी टंकी में जा गिरा। उसके बाद उसी आदमी ने जब उसे एक लोहे की रॉड से मारने की कोशिश की तो समरज वहां से हटा, लेकिन रेलिंग से उसका हाथ छूटने ही वाला था। उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि रेलिंग के ठीक ऊपर उस आदमी ने दोबारा अपनी रॉड घुमाई और एकदम से समरज के सिर पर मारनी चाहिए, लेकिन अचानक से पीछे से किसी ने उसकी रॉड पकड़ ली। वो आदमी हैरानी से पीछे घुमा तो उसके ठीक पीछे काले कपड़े पहने हुए मृगांका खड़ी थी। उसे देखकर उस आदमी की भवें सिकुड़ गई और वहीं समरज ने भी अपना चेहरा उठाकर ऊपर देखा। उसकी आंखें फैल गईं और अचानक से ही उसका हाथ रेलिंग से छूट गया। मृगांका ने बिजली की तेजी से आदमी के हाथ में पकड़े रॉड को घुमा दिया और सेकंड के 100वें हिस्से में आकर समरज का हाथ पकड़ लिया। उसे अचानक वहां देखकर समरज अपनी पलकें झपकाने लगा। इसी बीच उसे कुछ याद आया। उसने नीचे देखा तो मानिक ने बेहोश आरिद को उठाया और अब वो लोग भागने की तैयारी में थे। समरज तो उस वक्त मृगांका को देखता ही रह गया। ना जाने अचानक से वो वहां कैसे पहुंची। उस वक्त वो हवा में लटक रहा था, लेकिन मृगांका ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ मानिक बेहोश पड़े आरिद को उठाकर भागने की तैयारी में था। समरज उस आदमी को बचाना चाहता था, लेकिन वो खुद जिस हालत में था उस वक्त उसके पास केवल एक ही रास्ता था। वो उसे भी बचा लीजिए ना प्लीज। समरज ने तुरंत मृगांका की तरफ देखा और फिर आरिद की तरफ देखकर कहा, मैं कोई सेवियर नहीं हूँ जो पूरी दुनिया को बचाती रहूंगी। और ये उसे भी क्या होता है? मैं कौन सा तुम्हें बचा रही हूँ जो उसे भी बचाऊं? मृगांका ने ठंडी आवाज में कहा। समरज ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, आप उसे बचा लीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आई प्रॉमिस मैं दोबारा नहीं भागूंगा। तुम अभी भी नहीं भाग सकते। तुम्हारा लॉकेट जा चुका है राजवंशी। मृगांका ने बिना किसी भाव के कहा। समरज के पास अब कोई उत्तर नहीं था। अचानक से वो छटपटाने लगा। मृगांका ने उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया और बोली, तुम इस वक्त तीसरी मंजिल पर लटक रहे हो। मैंने छोड़ा तो लंबा बिल आएगा हॉस्पिटल का, सांड बुद्धि। समरज ने चिढ़ते हुए कहा, यू जस्ट लीव मी। वो लोग उसको मार डालेंगे। मृगांका ने अपनी पलकें उठाकर सीधा आरिद की तरफ देखा और कहा, उसकी मृत्यु अभी नहीं आई है। अगर आई होती तो मुझे पता चल जाता।
समरश ने उसकी तरफ देखा तो मृगांका ने भी उसकी तरफ देखा और कहा, तुम पर मेरा ये एहसान रहा राजवंशी। और इतना कहकर उसने मुख्य दरवाजे की तरफ देखा और आश्चर्य से बोली, उद्यमेन। एक तेज आवाज आई और अचानक से सन्नाटा छा गया। बेहोश आरित को लेकर जा रहे मानिक और मंजुल भी रुक गए और इसी के साथ दरवाजा पूरी ताकत के साथ टूट गया।